हेलो महादेव दोस्तों, बैंगलोर से नोएडा तक का सफ़र के लिए स्वागत है। ये राइड एक्चुअली मैंने 3 दिन में किया था, लेकिन बस सेम वही हाईवे क्रूजिंग होने की वजह से तीनों दिन का वीडियो एक दिन में मर्ज करके आपके सामने लाया हूँ। नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प से आप उस सेक्शन ऑफ द वीडियो में जाके वो पर्टिकुलर पार्ट देख सकते हैं। जैसे कि आप पिछले ब्लॉग में देखे थे कि हम कन्याकुमारी से स्टार्ट किए थे और बैंगलोर आए थे। बैंगलोर में रेस्ट करने के बाद अभी लगभग 12:30 बजे के आसपास मैं निकल रहा हूँ। फिलहाल तो अभी पहला टारगेट ये है कि हैदराबाद पहुँचना है अपने दोस्त बावला के घर। वहाँ जाके फिर आगे मैं डिसाइड करूँगा कि आगे और जाना है कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन दी वेदर एंड टाइम। अभी हम NH44 पर अनंतपुर कर्नूल होते हुए हैदराबाद जा रहा हूँ। ये रूट मैं बहुत बार किया हूँ, इसलिए जनरली मैं रात को ही ट्रैवल करना प्रेफर करता हूँ और सेफ भी है। बहुत ही मस्त एकदम स्मूथ 3 लेन रोड है, तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं होता है। बस ये है कि थोड़ा खाने पीने का सामान बहुत कम मिलता है आपको रात के समय। तो आप अगर रात को ट्रैवल करें तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि थोड़ा कुछ फूड आइटम्स अगर आपको चाहिए रहेगा ड्यूरिंग द ट्रिप तो आप वो लेके कैरी करें, क्योंकि दुकान सब तो आपका इस दोनों साइड उतना है ही नहीं और जो भी है वो क्लोज रहता है। तो अभी इस रूट वैसे भी कुछ है नहीं दिखाने के लिए, अभी रात भी हो रहा है, तो चलिए अब डायरेक्ट जंप करते हैं जब सनराइज होता है उस समय तक और देखते हैं कितना डिस्टेंस हम तब तक कवर कर चुके रहते हैं। सिर्फ फ्यूल ब्रेक्स लेते हुए और कुछ छोटे छोटे स्टॉप्स लेते हुए हम सुबह होते तक लगभग हैदराबाद पहुंच ही गए थे। हैदराबाद का आउटस्कर्ट में थे और देखिए क्या ही मस्त वेदर किया हुआ है, एकदम क्लाउडी से। तो बस अभी हैदराबाद में अपने दोस्त के घर जाके थोड़ा रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर वहां से डिसाइड करके निकलते कि कितना दूर जाना है आज। फाइनली 8 बजे तक हम अपने दोस्त बावला के घर पहुंच ही गए। अभी यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर निकलेंगे आगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी रोड में पानी जमा हुआ है। एक्चुअली मेरे आने के बाद यहाँ पर बहुत पानी हुआ और जिसकी वजह से निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया। जो प्लान टाइम सोचे थे उससे बहुत ज़्यादा देर मेरे को रुकना पड़ गया, लेकिन कोई नहीं, बावला के यहाँ रुक के अच्छा खासा खाए, ढेर सारे बातें किए और फिर फाइनली मैं उसके वहाँ से निकल गया। अभी मेरे आगे सबसे बिगेस्ट हर्डल ये है कि हैदराबाद का ट्रैफिक को बाईपास करके मेरे को सब हाईवे हिट करना है। देखते कितना देर लगता है। ये बाइक्स फुली लोडेड है, अभी पैनियर्स वगैरह लगा हुआ है और सामने में जेरी कैन और मेरा क्रैश बार बैग्स भी है, तो इसकी वजह से थोड़ा मैन्यूवरिंग करने में दिक्कत हो जाता है। और ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आदमी लोग बगल से ऐसे लेके जाता है और फिर इतना ही क्लोजली खड़ा रहता है कि फ्लिक करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये ट्रैफिक में इसको चलाना थोड़ा दिक्कत है, तो है। हाईवे में एकदम मस्त मज़ा आता है, लेकिन ट्रैफिक में तो अब हालत ही ख़राब हो जाता है। और ऊपर से अगर गर्मी रहा, फिर भी अभी वेदर सही किया हुआ है, थोड़ा सा क्लाउडी है, ठंडा है, लेकिन अगर धूप रहा तब तो हो गया कांड। देखते कितना देर रहता है, आपको अपडेट करेंगे। चलिए अब ट्रैफिक से जल्दी से निकलते हैं। गाइस फाइनली 1.5 घंटा लग गया मेरे को हैदराबाद के ट्रैफिक को बीट करने में और फाइनली हम NH44 पर चढ़ गए। कोंडापुर से स्टार्ट किया था, ये 20-30 किलोमीटर या हार्डली 40 किलोमीटर का डिस्टेंस को करने में जो हालत ख़राब हुआ हम ही जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको हम एक क्विक अपडेट दे देते हैं कि अभी हम जा रहे हैं नागपुर और आज हम रुकेंगे नागपुर में। तो ये जो डिसीजन था, ये डिसीजन इस राइड को एक स्पेशल राइड बना देता है मेरे लिए, क्योंकि द लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप राइड विच आई हैव एवर डन इज बैंगलोर टू पुणे, बट नाउ इट विल बी बैंगलोर टू नागपुर। यही है कि एक्साइटमेंट तो बहुत सारा भरा हुआ है अभी, लेकिन अभी अच्छा खासा डिस्टेंस और कवर करना है। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बैंगलोर से नागपुर तक का, और ये मैं एक दिन के अंदर ही कर रहा हूँ, नॉन स्टॉप, कोई नहीं ब्रेक नहीं, कहीं जाके रुकूंगा नहीं। जिसमें बस खाली अपने दोस्त के घर रुके थे, बस फिर मैं वापस निकल पड़ा हूँ और नागपुर के लिए बढ़ते जा रहा हूँ। चलिए आप लोग थोड़ा सा टाइम लैप्स या फिर बोल सकते हैं राइडिंग वीडियो एंजॉय कीजिए म्यूजिक के साथ।
अपनी एक्साइटमेंट को काबू करते हुए और इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए गाने सुनते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक दूर में मेरे को काले बादल दिखने लग गए और फिर से बारिश स्टार्ट होने का संभावना दिख रहा था। और थोड़ी देर बाद वो बारिश स्टार्ट भी हो गया। और ये जो बारिश स्टार्ट हुआ अभी, ये लगातार मेरे साथ पूरे जर्नी मेरे साथ रहा नागपुर तक। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना तेज बारिश हो रहा है कि मेरे को दिखने में भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बारिश मेरे को रोक नहीं पाया। और बारिश की वजह से मेरे स्टॉपिंग टाइम बहुत कम हो गया और मैं 8 बजे तक नागपुर के आउटस्कर्ट तक पहुंच भी गया। ये जर्नी के मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स भी बनाया हूँ। तो अभी तक अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके ज़रूर कर दें। वहाँ पर मेरे शॉर्ट्स पहले आ जाते हैं या फिर रील्स, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियोस को एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये जो वायडक्ट मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ, ये इसका अलग से मैं एक शॉर्ट्स डाला हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली जब मैं चल रहा था तो ऊपर दिखा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये होल्डर है, लिखा भी हुआ है साइन बोर्ड में कि यू आर एंटरिंग दी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो वायडक्ट। ऐसा कुछ खास नहीं है, 5.36 किलोमीटर का ही है बस, लेकिन ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट है इसलिए सोचा था कि आपको मैं मेंशन कर देता हूँ। फाइनली 9 बजे तक मैं वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो वायडक्ट से होते हुए नागपुर अपना हॉस्टल पहुंच गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डे 2 ऑफ माय बैंगलोर टू नोएडा सीरीज। और अभी हम नागपुर से निकल रहे अपने हॉस्टल में ब्रेकफास्ट करने के बाद। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आरबीआई के ऑफिस के सामने से क्रॉस कर रहे हैं। ये हम पहली बार ऑफिस तो देख रहे हैं। बस अभी नागपुर की ट्रैफिक को बीट करते हुए मेरे को जल्दी से जल्दी हाईवे पकड़ना है और आज का 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। ऐसे कल के कंपेयर में आज का डिस्टेंस नियरली हाफ है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि आज जो मेरा अभी बैक में पेन दे रहा है तो वो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत देने वाला है आगे जाके। अगर बारिश और फिर कुछ बैड रोड कंडीशन आ गया तो फिर तो दिक्कत होने वाला है। और अभी हम नागपुर मेट्रो के बगल से फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज हम गौर किए कि यहाँ पर फ्लाईओवर सब अच्छा खासा बड़ा बड़ा है, होना भी चाहिए यहाँ का रोड कंडीशन अच्छा, क्योंकि नितिन गडकरी जी यही कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए थे तो उनका तो यहाँ का सबसे ज्यादा काम कराना का जरूरत था। नागपुर से झांसी के लिए एक्चुअली में 2 रूट है। आप NH44 पे ही कंटिन्यू करके आगे बढ़ते रह सकते हैं या फिर आप चिनवाड़ा वाला रूट ले सकते हैं। चिनवाड़ा वाला रूट एक्चुअली ज्यादा सीनिक है क्योंकि वो सतपुरा नेशनल पार्क के बगल से जाता है और आपको बहुत सारे ग्रीनरी एंड छोटे छोटे घाट सेक्शन भी आपको उसमें मिलेंगे। तो मैं वही वाला रूट फॉलो किया और उसी रूट से होते हुए मैं झांसी के लिए बढ़ते रहा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि चिनवाड़ा वाला रूट सिंगल लेन है, जिसमें एक्चुअली 2 लेन है, उसमें ओनली 4 लेन नहीं है, 4 लेन हाईवे नहीं है। तो आपको क्या होगा कि आपको फ्रंट में आपके सामने से व्हीकल्स आते दिखेंगे, जैसे कि आपको हिली रीजन में होते हैं।
लेकिन NH44 वाला रूट 4 लेन है, लेकिन कैसा कंडीशन में वो तो क्योंकि हम गए नहीं तो हमको उसमें पता नहीं, लेकिन जनरली लास्ट टाइम जब गए थे तो उसमें पॉट होल्स एंड वगैरह ये सब थे। तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सा वाला रूट लेना है, दोनों रूट में आपको खाने पीने के सामान मिल जाएंगे। Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though yo, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. गाइस एक क्विक अपडेट, जैसे कि आप अभी तक वो छिंदवाड़ा वाला रूट का जो सीनिक व्यू है उसको देख के एंजॉय किए, उसके बाद जब NH44 में चढ़ने के बाद हम अभी क्रॉस कर रहे हैं नर्मदा नदी। तो अभी फ्लो देखिए कितना ही ज़्यादा फ्लो है, जस्ट हाल फिलहाल में मानसून पार हुआ है तो इसमें अभी वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और ये एक स्पेशल नदी है क्योंकि ये इंडिया के जो 2 मेजर पेनिनसुलर रिवर है जो ईस्ट से वेस्ट फ्लो करता है उसमें से एक है। एक्चुअली द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन द साउथर्न इंडिया व्हिच फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड बाकी सब रिवर एक्चुअली में वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में एग्जिट करता है। तो बस यही चीज दिखाने के लिए अभी शाम हो चुका है, लंच करने के लिए अभी मैं थोड़ा आगे जाके रुकूंगा एक्चुअली क्योंकि मैं डे स्टार्ट लेट से किया था तो ब्रेकफास्ट भी लेट हुआ। तो अभी जाके अब नर्मदा नदी क्रॉस करके अभी मैं लंच करूंगा, उसके फिर डायरेक्ट अब नेक्स्ट स्टॉप होगा मेरा झांसी। ऐसा तो दिन भर ही ओवरकास्ट या क्लाउडी था, लेकिन इस वेदर में बाइक चलाने में जो एंजॉय होता है, जो मजा आता है, ये तो आप अगर राइड करते तो आप ही को पता रहेगा। अगर बारिश ना हो और धूप ना रहे, दैट इज द परफेक्ट वेदर फॉर राइडिंग बाइक्स। उसमें आपको ठंडे ठंडे हवा भी मिलते, व्यूज भी सही रहते, और बीच बीच में मेरे को बारिश के थोड़े थोड़े बूंदे भिंगाते हुए जा रहे थे तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ठंडा भी लग रहा था मेरे को ऐसे। लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट ये भी, ये जो ग्रीनरी है, ये जो फील्ड्स, ये जो पेड्स है, ट्रीज सब है, ये सब एक्चुअली पूरा लस ग्रीन देखने में जो लग रहा था। तो आप देख ही सकते हैं दोनों साइड ऑफ द रोड में, और क्या ही सीनिक रोड है। तो बस यही सबको एंजॉय करते हुए हम झांसी के लिए बढ़ते रहे। गाइस एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, एक्चुअली मेरे जो ये पूरे जर्नी कर रहे हैं तो इसमें आपको एक क्विक रोड अपडेट भी दे देता हूँ। ये एक्चुअली में अगर आप बैंगलोर से या कन्याकुमारी से आप जा रहे हैं नोएडा या दिल्ली या फिर और भी आगे लद्दाख जा रहे हैं तो उसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि रोड कंडीशन कैसा है अभी प्रेजेंट में, और आपको कैसा एक्सपेक्टेशन लेके चलना चाहिए। तो पहला है कि आपको जब तक तेलंगाना बॉर्डर आप क्रॉस नहीं करते, कन्याकुमारी से तेलंगाना बॉर्डर तक आपका रोड एकदम स्मूथ, बटरी स्मूथ एक्चुअली में, 3 लेन मेजोरिटी ऑफ द जगह, 2 लेन आपका सब जगह 2 लेन तो है ही, 1 डायरेक्शन एक्चुअली 4 लेन एंड 6 लेन हाईवे बहुत सारा जगह में है। लेकिन जैसे ही आप तेलंगाना बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो होगा क्या कि आपका रोड का लेन तो वही रहेगा, 4 लेन 6 लेन बीच बीच में आना जाना रहेगा ही। लेकिन प्रॉब्लम है कि शुरुआती में वो महाराष्ट्र का जो स्ट्रेच है, जिस घाट सेगमेंट और नागपुर से पहले वाले में आपको बहुत सारे पॉटहोल्स मिलेंगे, और बारिश अगर हो रहा है तो पॉटहोल्स का अच्छा खासा पानी भरा हुआ रहेगा। और हम वहाँ के लोकल से पूछे, वो रोड्स तो बनते हैं हर साल लेकिन बारिश भी इतना ही होता है, और क्योंकि वो घाट सेगमेंट में है तो वो बह जाता है। तो अब देखिए अब रिपेयर कब होता है। नेक्स्ट है कि सिर्फ नागपुर के आसपास के एरिया तो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, बहुत ही स्मूथ है। लेकिन फिर नागपुर से अब जब MP घुस रहे
तो वहाँ में एक्चुअली एमपी नहीं, एक्चुअली एमपी पूरा पार करते हुए यूपी तक का आपका रोड एकदम पॉटहोल्स, अचानक पॉटहोल से भरे हुए, पूरे रोड सही है लेकिन बीच बीच में एक दो तो कहीं से पॉटहोल प्रकट हो जाता है और वो बड़ी डेंजरस रहता है। लेकिन ये सब के अलावा पॉटहोल्स तो फिर भी चलिए ठीक है, आपको दिख के आप ब्रेक मार के, लेकिन सबसे भयानक है कि जैसे ही आप एमपी घुसेंगे और महाराष्ट्र का या अपर महाराष्ट्र में नागपुर के बाद आपको रोड में गाय बहुत मिलेंगे। मतलब आप टर्न ले रहे होंगे और आप टर्न में ही आपको मतलब इनिशियली दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे आप टर्न लेके देखा वो गायों का झुंड बैठा हुआ। तो ये सब चीज तो यहाँ अभी मेरे को अभी तक तो एनकाउंटर किया और एक्चुअली में ये यूपी तक पूरा एनकाउंटर करेंगे। ग्वालियर आगे भी जैसे जाएंगे ग्वालियर, वो तो उम्मीद करती है एक्चुअली मैं मान के ही चल रही कि यूपी ग्वालियर के बाद आगरा तक यही चीज एनकाउंटर करें, फिर आगरा के बाद तो आपको एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये चीज मेंटली प्रिपेयर रहिए। और मेरे हिसाब से अगर बोला जाए तो रोड कंडीशन आपका तेलंगाना बॉर्डर तक एकदम ही सही है, तेलंगाना बॉर्डर से यूपी बॉर्डर तक एकदम ओके ओके है। मतलब पॉटहोल्स है बीच बीच में, बहुत ही स्मूथ रोड, लेकिन पॉटहोल्स एंड बारिश की वजह से तो रोड कंडीशन बेकार हो चुका है। मतलब मिक्स है उसमें, और रोड में बहुत सारे एनिमल्स, गाय बकरी कुत्ता ये सब आपको मिल जाएगा। तो बीच वाले 10 ईयर में आपका स्पीड थोड़ा सा घट जाएगा। बाकी जैसे आप यूपी एंटर करेंगे तो फिर आपका फिर रोड कंडीशन तो अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में अब अभी हम लगभग बहुत सारा स्टेट्स कवर किए और सबसे अच्छा रोड कंडीशन जो प्राइमरी रोड्स है तो उसमें यूपी का तो बेस्ट है। और मतलब कर्नाटक के कंपेयर, मतलब कर्नाटक बेंगलोर उस सब एरिया सदर्न जो स्टेट्स है उसके इक्विवेलेंट आ चुका है यूपी अभी, क्योंकि रोड कंडीशन बहुत ही चौड़ा और स्मूथ है। बस यही चीज बताना था आपको। शाम की इन बारिश के बाद वाले नज़ारों को एंजॉय करते हुए और पॉटहोल्स गाइस और भी ह्यूमन बींग्स या आदमी को अवॉइड करते हुए फाइनली हम झांसी पहुंच गए। बस अब मेरे को डिनर करके यहाँ पर रेस्ट करना है और कल फिर यहाँ से मेरे को आगरा के लिए, आगरा नहीं एक्चुअली नोएडा के लिए निकलना है। आगरा इज मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि आगरा के बाद मेरा एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कभी भी जा सकता हूँ। और कल एक्चुअली में मेरा सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करने का दिन है, जो कि 420 से 430 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस रहेगा। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम झांसी। आज मेरा तीसरा दिन है बैंगलोर से नोएडा वीडियो के, और अभी मैं हूँ झांसी में, झांसी से निकल रहा हूँ। कल रात को 8 बजे के अराउंड झांसी पहुँच गया था। फिर डिनर वगैरह करके रूम में मस्त से रेस्ट किया। होटल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ताकि आप लोग अगर आए तो वहाँ रुक सकते। अफोर्डेबल है, नीट एंड क्लीन है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको वहाँ रुकने के लिए। और ऐसे आज का ट्रैवल डिस्टेंस मेरा सबसे कम है, 420 किलोमीटर से 440 के अराउंड है, और इसलिए मैं आज थोड़ा सा लेट भी निकला हूँ। अभी बज रहे सुबह के 11। ऐसे आज बहुत दिनों बाद आसमान थोड़ा सा साफ है और मेरे को नीला आसमान दिख रहा है, नहीं तो लास्ट 2-3 दिन से तो मैं सिर्फ बादल से घिरा हुआ ही था और मेरे को ब्लू स्काई तो दिख ही नहीं रहा था। लेकिन आज थोड़े थोड़े बादल है। सुबह को बारिश भी हुआ था झांसी में, लेकिन अब वो थोड़ा सा कम हो रहा है। चलिए बने रहिए वीडियो में, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दे, और अगर आपको पूरे सीरीज़ को फॉलो करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपका ये छोटा सा इंटरेक्शन मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। और आज हम फाइनली अपने ट्रिप के 8वां स्टेट उत्तर प्रदेश में एंटर कर लिए। यूपी में एंटर करने से 2 फायदे। पहला कि यहाँ पर फ्यूल बहुत ही चीप है, यहाँ पर कंपेयर टू ऑल दी स्टेट विच आई हैव बीन देयर। जो स्टेट से मैं होते हुए आ रहा हूँ, यहाँ पर तेल सबसे सस्ता है। तेलंगाना तमिलनाडु से लगभग 10 से 11 रुपये सस्ता है यहाँ पर पेट्रोल। बस यही खुशी में यूपी में अब तेल भराए, फुल टैंक करा ली एकदम, और आगे तो अब यूपी में ही रहना है, तो इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है यूपी का कि यहाँ के रोड्स बहुत सही है। ग्वालियर पार करने के बाद मैं लंच ब्रेक के लिए रुका था, क्योंकि फिर एक्सप्रेसवे में एक बार चढ़ जाऊंगा आगरा पहुंचने के बाद, तो फिर दिक्कत हो जाता है खाने पीने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर एक जगह रुका, KFC में खाए और फिर
फाइनली मैं निकल पड़ा नोएडा के लिए। आज का डिस्टेंस बड़ा ही छोटा था, लेकिन आज मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ क्योंकि बार बार मेरा चेन उतर जा रहा है, क्योंकि चेन मेरा बहुत ही ज़्यादा ढीला हो चुका है और मेरे को आसपास कहीं मैकेनिक मिल भी नहीं रहा है। जहाँ भी पूछ रहे वो बोल रहे कि आगे आपको आगरा में ही मिलेगा, क्योंकि ग्वालियर पार करने के बाद ही चेन उतरा अभी मेरा। तो बस अभी वही चेन को चढ़ाते हुए जा रहा हूँ। आगरा में देखे कहीं रोड साइड कोई मैकेनिक के पास से चेन टाइट करा लूँगा, उसके बाद फिर मैं एक्सप्रेसवे में चलूँगा और फाइनली नोएडा जाके तो बाइक सर्विस होना ही है, तो उस समय तो पूरा रिपेयर हो ही जाएगा। लेकिन ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं चेन टाइट नहीं कराया, तो इसलिए आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करें तो आप 2-3 चीज़ जरूर कैरी कीजिएगा, जैसे चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन, एंड साथ ही साथ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आप चेन टाइट कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ मेरे को नहीं पता है, तो जिसकी वजह से मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे टूल्स तो है लेकिन बस प्रोसेस नहीं पता है मेरे को। टाइट एंड चेन ल्यूब करना मैंडेटरी है क्योंकि वही सबसे वीकेस्ट लिंक है आपके बाइक के, क्योंकि ज़्यादातर चेन ड्राई हो जाता है और फिर चेन लूज होने से उतरने लग जाता है। और हम आगरा के आउटस्कर्ट तक पहुंच गए। डेस्टिनेशन में डायरेक्ट नोएडा सिलेक्टेड होने की वजह से मेरे को गूगल मैप आगरा को बाईपास कराते हुए मथुरा रोड में चढ़ा दिया। तो अभी फ़िलहाल तो यही प्लान है कि मथुरा रोड में कंटिन्यू करूँगा रेवाड़ी तक, जो कि मथुरा से 20 किलोमीटर पहले है, और फिर रेवाड़ी से इस रोड से मैं डाइवर्ज होकर एक्सप्रेसवे की तरफ चल जाऊँगा, ताकि मैं मथुरा से एक्सप्रेसवे को पकड़ पाऊँ। क्योंकि जितना आगे मैं ऊपर जाऊँगा, एक्चुअली ये वाला रोड सीधा फरीदाबाद होते हुए NCR जाता है और फिर मेरे को फिर दिल्ली होते हुए नोएडा जाना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से मेरे को आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने की संभावना है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि रेवाड़ी से श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा होते हुए मैं एक्सप्रेसवे में चढ़ूँगा। ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा में मैं नोएडा पहुँच भी गया। नोएडा के आउटस्कर्ट ग्रेटर नोएडा, जो कि एक ही है, नोएडा ही है। और फिर नोएडा, वहाँ से फिर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पकड़ते हुए मैं अपने एक दोस्त के घर, हरिओम के घर आज जाके रुकूंगा। फिर वहाँ पर बाइक सर्विस करा के फिर मैं कल, मतलब बाइक सर्विस होने के बाद वाले दिन, मनाली एंड बाकी के मेरे ट्रिप जैसे कि कश्मीर एंड देन फॉलोड बाई लद्दाख के लिए निकलूंगा। तो अभी ढेर सारे एडवेंचर्स एंड सीनिक रूट्स, ये सब चीज़ बाकी है, और इसलिए आप बने रहे मेरे चैनल के साथ ताकि आपके आने वाले वीडियोस को देख पाए। एक चीज़ मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अभी तक जो वीडियो मेरा लाइव हुआ है या फिर जो वीडियो मैं रिलीज़ किया हूँ, ये तो बस एक स्टार्टर था। अभी एक्चुअल एडवेंचर एज ए मेन कोर्स बाकी है। आज के लिए इतना ही, बस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।